एग्जिट पोल आपके जो है ना उसका जो है पलीता लगने जा रहा है। ऐसा नहीं है, मोदी जी सरकार बने। भाजपा ऑफिस में जश्न मन रहा है। लखनऊ में कई किलो लड्डू के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। लड्डू बनने कल ही से शुरू हो गए थे। अच्छा बताइए, चुनाव से पहले क्या लड्डू नहीं बनते थे? हलवाई की दुकान में जश्न के लड्डू है ये। हाँ, हलवाई की दुकान पे कौन सा नया काम होने जा रहा है? जश्न के लड्डू कौन खाएगा? ये तो आपको 12 बजते बजते। तो सही बात ये है कि लड्डू बने, लेकिन वो टेढ़ा लड्डू बन रहा है इस समय। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज वो दिन है जिसका इंतजार महीनों से चल रहा था। आज 4 जून है और गिनती शुरू हो चुकी है। और जहां तक एग्जिट पोल की बात करें और आज की बात करें, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव। साथ ही साथ राजनीतिक समझ इनकी बड़ी अच्छी है। सर, बधाई हो, भाजपा फिर से आ रही है। मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अभी गिनती शुरू ही नहीं, तब तक आप हैट्रिक लगाने की बात कर रही हैं। कहाँ गिनती शुरू? बता दीजिए। 4 तारीख है, अभी समय भी नहीं हुआ है। तो आप जैसे मीडिया वाले लोगों ने ही इस देश का जो है बंटाधार कर दिया है। एग्जिट पोल आए थे, उसके बाद आप देख लीजिए 400 पार दिखाए जा रहे हैं। एग्जिट पोल आपके जो है ना उसका जो है पलीता लगने जा रहा है। इस बार का जो एग्जिट पोल है वो धड़ाम से गिरने जा रहा है। वो जनता की नज़रों से गिरने जा रहा है। वो 64 करोड़ मतदाताओं की नज़रों से, उनकी भावनाओं से गिरने जा रहा है। अब बोलो। हर बार एग्जिट पोल गलत नहीं होते, बहुत बार गलत होते हैं, पर हर बार नहीं होते। बहुत बार ऐसे होते हैं कि सिमिलर ही आंकड़े आते हैं। तो और इस बार मान लो कि जो सिमिलर नहीं आते हैं, हर बार गलत नहीं होते, इस बार गलत होने जा रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बात कैसे कह सकते हैं? इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहे हैं कि जनता से जुड़े होने के नाते लोगों के उत्साह को, उनके प्रतिक्रिया को, उनकी भावनाओं को, उनके मुद्दे को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो जनता कह रही है, जिसमें चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो निराश हताश होकर मतदान किए हैं। बहुत ही स्लो मतदान हुआ है। लोग परेशान थे, उसके आधार पर कह रहे हैं। मान लीजिए आंकड़े सही भी हो, पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस की सीट रही थी, 52 सीट रही थी, अब अगर 150 पार हो भी जाते हैं तो कांग्रेस ने तो बढ़त बना ली है। लेकिन बात सरकार बनाने की करे तो वो तो मोदी जी की बनने जा रही है। ऐसा नहीं है, मोदी जी सरकार बने। अगर बनती है तो हमारे देश के अभी भी प्रधानमंत्री हैं, अगले प्रधानमंत्री होने की भी हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन ये सत्य है कि जो उनकी पकड़ थी, जो लोगों के प्रति उनके प्रति आकर्षण था, वो निश्चित रूप से ऊपर से लेके नीचे तक कम हुआ है। भाजपा ऑफिस में जश्न मन रहा है। लखनऊ में कई किलो लड्डू के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। लड्डू बनने कल ही से शुरू हो गए थे। अच्छा बताइए, चुनाव से पहले क्या लड्डू नहीं बनते थे? हलवाई की दुकान में जश्न के लड्डू है ये। हाँ, हलवाई की दुकान पे कौन सा नया काम होने जा रहा है? लोग रोज लड्डू खाते हैं। जश्न के लड्डू कौन खाएगा? ये तो आपको 12 बजते बजते। ब्यूटी जी, आप तो बहुत ही इमर्जिंग पत्रकार हैं, बहुत ही बढ़ती हुई पत्रकार हैं, और आपका हम देखते हैं आपके बहुत से लोग, करोड़ों में फॉलोवर हैं। तो सही बात यह है कि लड्डू बने, लेकिन वो टेढ़ा लड्डू बन रहा है इस समय। कोई बता नहीं पा रहा है कि लड्डू गोल है कि घी का बना है, कि डालडा का बना है, कि सरसों का तेल बना है। ये मूल बात जो है इस चुनाव की जो है, कौन जीत रहा है, इसको कोई बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मतदाता जागरूक हो गया है। वो कहा दे रहा वोट किसी को, अब बता रहा किसी को। इसलिए सारा जो है ये एग्जिट पोल जो है गड़बड़ सा प्रतीत होता दिख रहा है। मतलब मतदाता जो झूठ बोल के गलत सर्वे खुद ही बनवा रहे हैं, आप ऐसा कहें? एकदम निश्चित रूप से। अगर प्रधान जी का दबाव है कि अगर वोट नहीं दिए तुम हमारी पार्टी को तो अगले बार आना हमसे 5 किलो लेने के लिए, कोटेदार का दबाव है। लेकिन वो सोच रहा है कि अगर इनके कहने पर हम वोट दे दिए तो हमारा सामाजिक न्याय, समानता, संविधान खतरे में है। तो जरूर कह रहा है कि हाँ कोटेदार साहब, हम जा रहे हैं, आपके जो प्रत्याशी उनको वोट देंगे। दरोगा साहब, आपने जिसको कहा अपराधी को, हम उसको वोट देंगे। वो तो वहाँ कह रहा है, लेकिन जब ईवीएम का जो बटन दबाने का जो भारतीय संविधान सभा ने जो अधिकार दिया है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, वो सीक्रेट प्लेस पे दिया जाता है, गोपनीय होता है।
तो वहाँ पे जो बटन दबा रहा है वो जो कह रहा है उसके विपरीत काम कर रहा है। यह इस चुनाव में हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 12 बजे तक इंतजार कीजिए। चलिए 2 बजे तक इंतजार करते हैं, और अगर नहीं, हम आपको उतना ज़्यादा नहीं इंतजार करेंगे। बैलेट पेपर जो है, पोस्टल बैलेट गिनने दीजिए, और 10 साढ़े 10 बजे तक जो है आप जो एग्जिट पोल का जो इस समय बना हुआ है गुब्बारा ना, उसको एक छोटी सी सुई जो है चुभा देगी, घड़ी की सेकेंड वाली, जो सबसे पतली होती है, सेकेंड वाली चुभा के जो है इनकी हवा का जो है बिखेर देगा। अगर उल्टा हो जाता है, अगर भाजपा बढ़त बना लेती है, फिर क्या कहेंगे आप? मानेंगे इस आंकड़े को, या इसका सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देंगे फिर से? देखिए, हम किसी भी विज्ञान के उपकरण पे कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ होती है, उसकी पर्ची को गिना जाए, तो निश्चित रूप को ईवीएम को इतना अपडेट कर देना चाहिए। हम चंद्रमा पे जा सकते हैं जब, तो ईवीएम में हम क्यों नहीं वो सारी व्यवस्था कर दें कि एक बटन दबाइए तो किसकी किसकी पार्टी को व्यवस्था है उसमें, आपके पास एसएमएस आ जाए, आपके पास ईमेल आ जाए, सबूत के रूप में जितने भी सबूत माने जा सकते हैं भारतीय एविडेंस एक्ट में जो प्रभावित है, और 1 जुलाई से नया जो साक्ष्य अधिनियम आएगा उसमें इतना आप अपडेट कर दीजिए कि एक मतदाता के पास एसएमएस आ जाए, व्हाट्सएप आ जाए, ईमेल आ जाए, उसके जितने भी अकाउंट हैं, जिस प्रकार से बैंक अकाउंट में है, उसमें जाकर संरक्षित हो जाए कि हम किस पार्टी को वोट दिए हैं। तो ईवीएम का जो झगड़ा है, लोगों का मानना बहुत ज़रूरी है। आप एक मोबाइल है मेरे पास, आप बिहार की रहने वाली हैं, मैंने फ़ोन पे, पेटीएम या जो भी अपना मैंने खोला, आपका उसमें मोबाइल नंबर डाला, और यहाँ पे जितना अमाउंट डालना हो वो खटाक से आपके ऊपर जा सकता है। जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल। जब इस तरह की तकनीकी आ गई है तो लोगों का ये संदेश करना जरूर, उनके मन के, देखो मैं कोई, हम किसी पक्ष की या विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तकनीकी में जब आप रोवर को चंद्रमा पे, पृथ्वी पे बैठ के संचालित कर सकते हैं, तो ईवीएम का संचालन संभव है कि नहीं संभव है, इस बात का जो संशय आम मतदाताओं के बीच में गया है, इसको आप डिस्क्लोज कर दीजिए, इसको आप बता दीजिए। तो विपक्ष को कहने का मौका नहीं मिलेगा। पर जब चुनाव आयोग, वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कह रहा है कि फॉर्म 17C का दुरुपयोग हो सकता है, तो क्या उस मैसेज का दुरुपयोग नहीं हो जाएगा जिसके बारे में आप कह रहे हैं? वो तो फोन और मशीन हैक कर लिए जाएंगे, ईवीएम हैक हो सकता है, तो फिर वो सिस्टम क्यों नहीं हैक हो सकता? उसका दुरुपयोग और तेजी से हो जाएगा। आप देखिए, आपका मोबाइल है, आपका अकाउंट है, आप किसी में भेजते हैं, क्या इसको लोग हैक कर रहे हैं? जब तक उसका जो एक स्पेसिफिक कोड नहीं आप जानता है कोई, आपके न मोबाइल से न तो आपके खाता से, मेरी बात सुनो, 17C का दुरुपयोग हो सकता है जो चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग जो कह रहा है वो देखो, आज की कोई प्रक्रिया नहीं है, बहुत पुरानी प्रक्रिया है कि आपके मतदेय स्थल पे कितना महिला ने वोट दिया, कितना पुरुष ने दिया, कितना विकलांग ने दिया, कितना थर्ड जेंडर ने दिया, ये सब उसमें डाटा होती है, कितने कितने समय में होती है, वही डाटा वो जारी करते हैं। तो वो जानकारी जो आपके पार्टी का अभिकर्ता उसके पास शाम तक मिल जाती है, ठीक है ना। अब वो शाम तक मिल गई, उसको अपडेट करने का जो इनकी प्रक्रिया रही है उसमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन दुरुपयोग सदुपयोग होने के बारे में मेरा अपना कुछ ये मानना नहीं है कि इसको नाहक जो है 17C जो है इस बार मुद्दा बन गया है, और लोगों ने कहा कि उसके बाद डाटा जो है घट गया, बढ़ गया, चुनाव होने के 10 दिन बाद तक डाटा आ रहा है। तो ये डिजिटल युग है, मैं बहुत बड़ा डिजिटल साइंटिस्ट नहीं हूँ, तकनीकी बातें उस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आयोग को निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर की अगर वो बात कह रहे हैं तो जितनी भी प्रक्रिया है उसको आप त्वरित कर दीजिए ताकि लोगों को कहने का मौका न मिले।
आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे कि जब हर बूथ से 2-3 एजेंट होते ही हैं तो इस हिसाब से हर बूथ से 2-3 एजेंट को काउंट कर लें तो सभी बूथों की काउंटिंग 30 से 40 लाख एजेंट हो जाते हैं। जब 30 से 40 लाख एजेंटों के पास 30 से 40 लाख 17C का फॉर्म मौजूद है तो फिर आपको ऑनलाइन क्यों चाहिए, वेबसाइट पे क्यों चाहिए, इतने फॉर्म होने के बाद भी? देखिए, जब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है, हम डिजिटल युग में हो गए हैं। अब लोग तो कलम लेना भी पसंद नहीं करते, सब लोग वही डिजिटल वाली पेन है उससे भी लिखते हैं। हम भी टैब ले लिए हैं एप्पल का। तो आप तब क्यों डिजिटल डिजिटल करते हैं? आप तब क्यों कहने लगे मतदान से जो बहुत ज़्यादा समय लगता था इसको हम अपग्रेड करते हैं, ईवीएम हमको मतदेय कराने में, लाने में, ले जाने में लोगों के समय में कम होती है। अगर आप आधुनिक नहीं होना चाहते हैं तो पुराना दौर है मतपेटियों का, मतपत्रों का, आप वापस कर दीजिए। जब आप डिजिटल भी में भी विलम्ब ही कर रहे हैं तो हमारा जो पहले फिजिकल वाला जो था उसको कर दीजिए। बात ये नहीं है, बात यह ब्यूटी जी कि देश के लोगों का विश्वास कैसे जीता जाए, लोगों को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि जो निर्वाचन आयोग ने किया है वो निष्पक्ष है, फ्री एंड फेयर है। आज चुनाव आयोग ने कहा कि भले हम पर जितने आरोप लगे हैं इस बात के लिए हम तैयार नहीं थे और सोशल मीडिया पर बैठ के जितने लोगों ने अफवाह फैलाई है अगली बार से इसके लिए भी तैयार रहेंगे, हमारे ऊपर जितने आरोप लगेंगे इसके लिए हम तैयार रहेंगे, इस बार नहीं थे। नहीं, तैयार तो हर समय रहे थे। सोशल मीडिया का अकाउंट चेक करना, कौन उसमें गलत फहमी होती है, उसके पहले आप जब जाएंगे माननीय निर्वाचन आयोग के वेबसाइट के जो निर्देश होते हैं तो इस बार जितने भी प्रत्याशी लोग लड़े हैं उनका जितना सोशल मीडिया अकाउंट होता है, इवन ईमेल क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, किन के ग्रुपों में है, उसकी सब की निगरानी माननीय आयोग ने किया है। अब बात यह है कि जो नहीं प्रत्याशी है उसने ही फैला दिया। तो फिर आगे किस तैयारी की बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? आगे ये तैयारी कर रहे हैं वो कि हर मतदाताओं का जो है ना हम उसका डाटा जो उसके अकाउंट से जोड़ देंगे ताकि आप जो है कोई बात गलत न कर सके और निष्पक्ष हो जाएगा और डिजिटल हो जाएगा। इवन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात होती है, मैं जस्टिस राधा कृष्णन का जजमेंट, आपके बहुत प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने कहा था कि बहुत से लोग देश विदेश में रहते हैं और अपने मतदान का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं क्योंकि अगर आते हैं, अगर अभी आपको मान लीजिए सऊदी अरबिया में है और चुनाव चल रहा है तो जो जनसंख्या हमारी गई हुई है वो मतदान नहीं कर पाती है। अगर वो आते हैं तो उनके लिए बहुत आर्थिक बोझ पड़ता है, तो उनको लिए ई वोटिंग की भी बात कही गई थी। तो ई वोटिंग जिस दिन होने शुरू हो जाएगी तो और सरल हो जाएगा चुनाव कि आप जिस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग थे उनके घर घर जाकर आपने वोट लिया है, ई वोटिंग सॉरी इतना कर दीजिए, आप अपडेट कर दीजिए कि जनता को जो है किसी प्रकार से धूप की, लाइन में लगने की कोई आवश्यकता ना पड़े। वो अपने घर से ही जो जिसको देना चाहता है अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या अपने जो भी सिस्टम बनता है उससे मतदान कर दें। तो मैं समझता हूँ इससे लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, अब एक सवाल ये भी है कि बिलासपुर के जो है प्रत्याशी ने बड़ा आरोप लगाया, कहा कि जो 17C फॉर्म में ईवीएम नंबर है और जो स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम है उन दोनों के नंबर मैच नहीं हो रहे, यानी ईवीएम बदल दिए गए हैं बड़ी संख्या में। क्या लगता है आपको यह आरोप कितना सच या झूठ है? देखिए, अब बिलासपुर के मैं जो स्ट्रांग रूम है वहाँ नहीं गया हूँ और ईवीएम का जो नंबर दिया गया वहाँ नहीं गया हूँ। जब एक बार ईवीएम जमा हो जाती है तो उसमें फिर दूसरे किसी आदमी को जाने का अवसर नहीं मिलाता है, तो वो कैसे देख पाए, मिलान कर पाए कि जो हमारे फॉर्म सी पे दिया गया ईवीएम नंबर उस पर प्रत्याशी हैं, तो कैसे वो पता कर पाए? तो कोरी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एकदम जो बात है, देखिए आप का जब ईवीएम है आपके मतदान स्थल पे जब है उसके बाद से जब स्ट्रांग रूम में चली गई तो वहाँ पे आपको जाने का अधिकार नहीं होता है और जब मतगणना होगा उसमें चेक कर दिया जाता है कि है कि नहीं है। तो ये सब बातें मुझे नहीं समझता हूँ कि कोई उसमें बल है और इसको हमको नहीं चर्चा करना चाहिए। और उन्होंने जो कहा है सही हो चाहे गलत हो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। सोशल मीडिया पर एक और आरोप लगे जहां पर अंबेडकर नगर की स्ट्रांग रूम के 3 कमरे के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे कई घंटों तक, उसके बारे में क्या कहेंगे?
यहाँ तो जो एसी वाली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, एसी फूक जा रही हैं। इस गर्मी में तो कैमरे की क्या हैसियत। मतलब आप पूरी तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, हम बैटिंग नहीं कर रहे हैं, हम आपको वास्तविकता बता रहे हैं मैडम कि टेम्परेचर जो है बाहर का 53 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो फिर आप चुनाव आयोग से तो सवाल मैडम नहीं आप करेंगे कि क्यों हुआ है सब? मैं जो है इस दुनिया का सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है कनॉट प्लेस से एप्पल का टैबलेट लिया और उसको इतना कर दिया खोल के अपने शीशे वाले पे जहाँ पे हैंडल होता है, हमारी स्टीयरिंग होती है, उसके ऊपर रख के और 2 किलोमीटर चक्कर लगा के मैं बंगाली मार्केट में आ गया। वो इतना गर्म हो गया कि उसमें लाल से लिखा हुआ गया कि इसको कूल डाउन कीजिए, हम कोई काम नहीं कर पा सकते हैं। तो ये कैमरे हैं, इनको भी गर्मी लग जाती है, इनको भी हवा लग जाती है। इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ, सुनिए थोड़ा सा। फिर अधिकारी वहां पर क्या कर रहे हैं? तुरंत सीसीटीवी कैमरे चालू क्यों नहीं कराए गए? वो कमरे अंधेरे में क्यों हैं? जो अधिकारी इतिहास भूगोल पढ़ के चला गया है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक साइंस जानता है। अरे वो भले कैमरे लगवाने का आदेश देने का उसके पास अधिकार हो, लेकिन वो कैमरे की तकनीकी को सेट करना नहीं जान पाता है। वो मोबाइल से फोटो थोड़ा जूम करके खींच लेगा। आपको नहीं लगता है ऐसे में ईवीएम के साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ हो सकता है, कुछ भी बदला जा सकता है? आप कैमरे की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ताला लगता है, उस पे सील करने की मोहर लगती है, उस पे तार लगते हैं। अगर तार टूटा तो बता देना, सील टूटी हो तो बता देना, ताला टूटा हो तो बता देना। सिर्फ कैमरा खराब हो गया, कैमरा खराब होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस गर्मी में वो संभव है कि काम ना करे। तो फिर आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की जीत हो जाती है तो बीजेपी के अपने वोट होंगे, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं हुआ है? बीजेपी अगर जीतती है तो उसके कर्मठ कार्यकर्ताओं की, उनके पार्टी के पदाधिकारियों की मेहनत और उसका जो नेतृत्व है उसका लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच काम करने का परिणाम से हो सकता है। इस पे ये आधार हैं इसकी जीत के। बाकी जो भी उन्होंने काम करने की बात कही है, मैनिफेस्टो की बात की, उसका आधार उसका प्रभाव नहीं रहा है। लेकिन उनके जो कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं और उसका जो नेतृत्व है, जो लगातार बूथ लेवल से लेकर केंद्रीय लेवल तक के कार्यकर्ताओं को सदैव गतिमान बना रहते हैं, उसी गतिमान का परिणाम होगा कि सत्ता में आएंगे। लेकिन जनता के बीच में इनके कार्यों का, इनके रैलियों का कोई जो है प्रभाव नहीं है। तो मतलब आप सीधे सीधे मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने हार गई। उसने लाख कोशिश की पर इंडिया गठबंधन जो है इतनी मजबूती से नहीं लड़ पाई कि वो बीजेपी को मात दे सके, मोदी जी को मात दे सके। देखिए, इंडिया गठबंधन कोई भी पार्टी जो है ना अपने कार्यकर्ताओं के बल पे ही लड़ती है। तो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता काम लायक नहीं है, इंडिया गठबंधन के नेता काम लायक हैं, लेकिन उनका संगठन जो है, संगठन में काम करने वाले जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन लोगों तक जो है इनकी आवाज़, इनका संदेश नहीं पहुंच पाया है। ये सत्य बात है। इस चुनाव से इंडिया गठबंधन को क्या सीखने की जरूरत है, ये आखिरी सवाल है मेरा। इस चुनाव से इंडिया गठबंधन अगर या कोई भी पार्टी सीखना चाहती है तो उसको जो है चुनावी कार्यक्रम नहीं चलाना चाहिए। उसे 5 वर्षीय लगातार रोज का कार्यक्रम जिस दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने निगरानी में करना शुरू कर देंगे, चाहे माननीय राहुल गांधी हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव हों, जिस दिन वो पूरे 5 साल तक अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने को, अपने कार्यकर्ताओं को दीक्षित करने को, अपने कार्यकर्ताओं को संसाधन देने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को लोगों को समझाने की तकनीकी देने की पाठशाला, कार्यशाला और प्रशिक्षण शिविर चला देंगे, मैं समझता हूं कि उसी दिन जो है इनको किसी गठबंधन की और इनको किसी बड़े संसाधन की नहीं आवश्यकता पड़ेगी। जनता अपने आप इनको जिता के भेज देगी। इनको नारा लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रैली में हाथ उठवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो केवल और केवल उनका वही कार्यकर्ता जो काम किया है 5 साल लगातार, वो चुनाव के दिन ही वो समान रूप से काम करेगा और ये लोग जीत जाएंगे। तो बड़ी बात कही इन्होंने, और एक लाइन कही जाती है कि मरा हुआ विपक्ष तानाशाह पैदा करता है। तो जिस दिन विपक्ष
चुनावी कार्यक्रम छोड़कर 5 साल में शुरुआत से ही एक्टिव हो जाए, सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं और हर समय ग्राउंड पर रहकर मेहनत करे तो शायद जनता का दिल जीत सकती है। और इंडिया गठबंधन को अगर हारती है तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।